नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे रिलेटेड मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें मैं बताऊंगा, जिससे लेकर के आपके दिमाग में कई प्रश्न आते होंगे, उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं, आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। काफ़ी ये एक तरीके से कह सकते हैं इसके बारे में ऐसा टॉपिक है ये जिसके बारे में आप ज़्यादा किताबों में या इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताएंगे। आप पीछे मैप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मैप वगैरह चाहें तो इसका आप बना सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो उसका मैप बना लीजिए और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो आपको ग्लोब के जरिए समझाते हैं अंटार्कटिका कहाँ दिखता है, उसकी बात हम करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये है आपके सामने है ग्लोब। अब ग्लोब में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोब के दक्षिणी हिस्से पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा उत्तरी, मतलब आर्कटिक वाला क्षेत्र दिखेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो अंटार्कटिका दिखेगा। 66.5 डिग्री पे आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल। नीचे की तरफ 66.5 पे दिखेगा अंटार्कटिक वृत्त आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला हिस्सा अंटार्कटिक वृत्त के बाद का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर आपको ज़्यादा बर्फ़ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। और ये दक्षिण में जो दक्षिणी क्षेत्र पर आप देखेंगे तो या इस वाले हिस्से पर, मतलब कि अंटार्कटिका क्षेत्र में लगभग आपको जब ऊपर के हिस्से में जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो दक्षिणी हिस्से पर आप जानेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये वाला हिस्सा जो इसका बर्फ़ का हिस्सा है, महाद्वीप जो है वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और जब यहाँ पर ठंडी चलती है तो जो सूरज जब साउथ में चला जाएगा या कहीं मकर रेखा पर होगा तो यहाँ पर बर्फ़ जो है पिघलती भी रहती है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो आप देख रहे हैं, इसका हिस्सा आप देखेंगे तो ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। कब बढ़ेगा कब घटेगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो वहाँ पर ठंडी हो रही होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है तो वहाँ पर गर्मी हो रही होती है। तो आप एक समझ लीजिएगा, उल्टा रहता है। जैसे यहाँ पर जैसा टेम्परेचर रहेगा उसका उल्टा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो ये आप अंटार्कटिका देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बता दूं कि किस नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वो आएगा एशिया। एशिया के बाद हम देखेंगे तो आएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हम देखेंगे तो उत्तर अमेरिका। उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका। उसके बाद में आएगा अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इतने सारे, तो क्रम में देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे आता है। और इसमें खासियत के तौर पे हम बता दें तो ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं बर्फ से घिरा हुआ ये महाद्वीप है, जिस पर जनसंख्या का संकेंद्रण बिल्कुल भी नहीं है। इस क्षेत्र में आपको जनसंख्या आपको नहीं देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर बहुत से देशों के जो अनुसंधान है वो यहाँ पर होते हैं और उन्होंने अपनी प्रयोगशालाएं वगैरह या अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बना रखे हैं। सभी देशों ने, लगभग देशों के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस मैप को देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे, इसको दरअसल कुछ इस तरीके से देखिए कि आप जैसे देख रहे हैं ना, तो इसको आप दक्षिण की तरफ से देखिए। इस ग्लोब को क्या कीजिए, दक्षिण की तरफ देखिए यहाँ से। तो वही मैंने बनाया है, ये बिल्कुल अंटार्कटिका को मैंने यहाँ बना दिया है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री ईस्ट। इस तरफ देखेंगे तो 90 डिग्री वेस्ट। ये यहाँ पर आप देशांतर रेखाएं, आप जाने ना, कुछ इस तरीके से आकर के यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगी। ये तो अक्षांश रेखाएं होगी, लेकिन ये वाली जो आप देखेंगे ना, ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री वाली जो आप देखेंगे ना, ये उसके पीछे आप 180 आप देख रहे हैं। तो दरअसल बात ये है, यहाँ पर ये अब 0 डिग्री ये हो गई। इसके ऊपर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है साउथ अमेरिका। यहाँ पर आएंगे 0 डिग्री तो ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखेगा क्या आपको, अफ्रीका। और इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा भारत। इस तरफ और चलेंगे 90 डिग्री पे आएंगे तो आपको दूसरे देश वगैरह दिखेंगे। और यहाँ पर चले आएंगे तो 100 डिग्री पे आपको, ये नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह पे यहाँ पर क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये साउथ पोल है। इससे आप किसी भी दिशा में चले जाएं, चाहे इस तरफ जाएंगे तो भी आप ध्रुव पे पहुंचेंगे, इस तरफ जाएंगे तब भी आप ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तभी, इस तरफ जाएंगे तब भी। तो ये पूरा जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं, ये जितनी भी देशांतर रेखाएं आकर के यहीं पर आकर के यहाँ पर मिल रही है, पूरी जो है ये सब देशांतर रेखाएं दिखा रहे हैं। ये 0 डिग्री देशांतर
ये 90 डिग्री देशांतर, ये 180 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री जो वेस्ट में आप देख रहे हैं ना वो वाली यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये हो गई बातें। अब इसमें और जब हम आपको और जब इसमें बताएंगे तो इसमें और कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें हम जब देखेंगे तो यहाँ पर वैसे तो जो देखिए जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री का जो आप देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा आप 66.5 डिग्री की जो देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत 66.5, क्योंकि आप जान रहे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पे 0 डिग्री लाइन हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा अंटार्कटिक व्रत, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखेगा आर्कटिक व्रत। अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से इस तरफ जाएंगे तब भी आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से आप इस तरफ जाएंगे तब भी आप यहीं पर आएंगे, इधर आएंगे तब भी वहीं पर है, इसके पीछे से आएंगे तब भी आप वहीं पर ही आएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ये है साउथ अमेरिका, क्या बोलते हैं इसको, ये साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा, ये साउथ अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, इसमें आप देखेंगे तो ये अंटार्कटिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। यहीं पर टेरा डेल फ्यूगो है, उसके पास में आप देखेंगे तो ड्रैक पैसेज यहाँ पर क्या दिखती है, जलसंधि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ड्रैक पैसेज आपको परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए कि ड्रैक पैसेज कहाँ है, तो आप लोग उसको बता लीजिएगा। अब इसमें और जब हम आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं, ये तो मैंने बताया दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी दिखती है, इसको बोलते हैं क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। कौन सी है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है। और जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर एक लार्सन हिल्स दिखती है। घाटियाँ स्थित हैं, टेलर घाटी, नाइस घाटी, विक्टोरिया घाटी, 3 यहाँ पर क्या है, घाटियाँ यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब इसमें और जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक रॉस आइस शेल्फ है, यहाँ पर रॉन आइस शेल्फ है, मतलब कि बर्फ़ का हिस्सा आप देख रहे हैं, जो क्या है कि बर्फ़ यहाँ पर जम जाती है ठंडियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में पिघल भी जाती है। तो एक आइस शेल्फ है, इसको आप याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा। बाकी की बता दूं कि ये वाला हिस्सा जब ठंडी आती है तो पूरा हिस्सा ये क्या होता है, जम जाता है, और जब गर्मी आएगी, जब ठंडी आएगी जम जाएगी, गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा। लेकिन इस पूरे महाद्वीप में जब आप देखेंगे तो जो आर्कटिक सर्किल के बाहर में जो आप देख रहे हैं, ये पामर प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, ये पामर प्रायद्वीप है, उसके ऊपर का हिस्सा आर्कटिक प्रायद्वीप बोला जाता है। तो पामर प्रायद्वीप जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा आर्कटिक वृत्त के बाहर आता है, तो ये लगभग पिघला हुआ आपको देखने को मिलता है, मतलब ये सबसे पहले ये पिघलता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो ये आप अंटार्कटिका का जो ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप अंटार्कटिका का, तो ये ऐसा मैप है कि आप इस मैप के जरिए ये ठंडियों में तो जमा ही रहता है, सर्दियों के मौसम में भी ये इतना महाद्वीप जो है ये पूरा हिस्सा ये जमा रहता है। ये पूरा हिस्सा क्या होता है, सर्दियों के टाइम पर भी ये महाद्वीप जो है वो लगभग जमा सा रहता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सर्दियों में भी जमा रहता है और ये गर्मियों में भी ये जमा रहता है। इसमें और देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी बोस्टक झील, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कौन सी झील, बोस्टक झील दिखेगी, इस हिस्से पर है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने बताया ये हो गया साउथ पोल की तरफ हम चले आए यहाँ पर। तो अब इसमें जब देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ये तो 0 डिग्री ये हो गया, उसके ठीक पीछे 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री वो हो गया, 0 ये जो उसके ठीक पीछे 180 ये हो गई, 90 डिग्री मैंने ये आपको बता दिया, ये 90 डिग्री ये हो गया। अब भारत की लोकेशन इसमें कहाँ पर होगी, तो देखिए भारत कहाँ पर स्थित है। भारत का आपको देशांतर अगर जो पता होगा तो मानक रेखा भारत की कितनी 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री ये हो गई, तो भारत कहाँ पर स्थित होगा, भारत कुछ इस जगह पर स्थित होगा मानक रेखा के हिसाब से बता। बाकी भारत का तो 97 डिग्री 5 मिनट तक मुझे लग रहा है भारत जाता है। भारत का जो विस्तार है वो 97 तक है, तो करीब यहाँ पर पड़ेगा भारत, यहाँ पर इस जगह पड़ेगा। हालांकि पूरी तरीके से देखेंगे तो लगभग यहीं पर थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी आएगा, मतलब कि इस हिस्से पर भी आएगा। यहाँ से आप सीधे चलेंगे, यहाँ से मतलब साउथ पोल से सीधे चलते चले जाइए तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे भारत। यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत पहुँच जाएंगे। तो उसको याद रखिएगा, यहाँ से सीधे चलते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत पहुँच जाएंगे। और भारत में भी आप जिस देशांतर पर जा रहे हैं वहीं पर आप मान के चलिए, अगर जो आपने चलना शुरू किया है, जैसे मान लेते हैं कि करीब
70 के आसपास, 70 डिग्री देशांतर के आसपास शुरू के, यहाँ से चलिए तो आप लगभग गोवा के आसपास तक आप गोवा पहुँच जाएंगे। थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो मान लीजिए आप और ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो बांग्लादेश होते हुए निकल जाएंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस देशांतर से कैसे कैसे जा रहे हैं। तो ये वाले हैं, इस तरीके से आप याद रखिएगा। भारत का देशांतर है, अगर बिल्कुल ठीक यहाँ पर चलेंगे 90 डिग्री की तरफ, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो इस 90 डिग्री देशांतर को लेते हुए तो ये आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर से होते हुए जाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इससे होते हुए आप पहुँच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के पास में, इस देशांतर से 95 के आसपास ना, तो 97 के आसपास, तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो ये हुई। बाकी आप 90 डिग्री जो वेस्ट है इस तरफ आप आएंगे तो आप जैसे मैंने बताया है आप इस तरफ आएंगे तो मान के चलिए करीब करीब अमेरिका के आसपास पहुंच जाएंगे। 0 डिग्री तो इसके ऊपर ठीक ऊपर पहुंचेंगे तो 0 डिग्री पे आप, जो मैंने बताया आपको, तो 0 डिग्री पे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 डिग्री पे पहुंचेंगे आप, जो ग्रीनविच लाइन है वहाँ पर, उसके नीचे 180 है, वो आप बेरिंग जल संधि के पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक गोला बनाइए, गोले के निचले हिस्से पर रखिए, गोले के निचले हिस्से पर रखिए, वो वाली कंडीशन है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको, जैसे मैंने अभी ग्लोब दिखाया था आपको, तो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से लीजिए और इसको इस तरीके से नीचे इस पर रख दीजिए, मेरे हाथ के से इसमें ना यहाँ पे ला करके फिट कर दीजिए। इसको आप यहाँ पे जब फिट करेंगे तो देखिए मेरी सभी उंगलियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, वो यही उंगलियाँ हैं जो मैं बताया आपको देशांतर रेखाएं। ये देशांतर है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती, तो मैंने इस तरह रखा, और यहाँ से मैंने उंगलियाँ जो मेरी आप देखेंगे, ये सभी उंगलियाँ जो हैं वो ऊपर की ओर ही जा रही हैं। तो अब जैसे मैंने बताया, आप मान के चलिए जैसे मैंने इस तरह रखा, ये आप देख रहे हैं जैसे इस तरीके से, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने रखा है, और अगर जब किसी भी उंगली को देखेंगे, मान लीजिए ये वाली उंगली मेरी लीजिए, यहाँ से सीधे निकलेंगे, चलते चले आएंगे तो भारत पहुँच नहीं जाएंगे। आप देखिए ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका के सीध में, अगर जो आप ले लीजिए, जैसे ये आप अंटार्कटिका देख रहे हैं और यहाँ से आप सीधे चलते चले चलते चले तो भारत पहुँच नहीं जाएंगे। देखिए भारत आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल सीधा क्या है ये वाला हिस्सा, यहाँ से आप सीधे क्या हो सकते हैं, भारत पहुँच सकते हैं। यहाँ से सीधे आएंगे तो इसका क्या अफ्रीका है, यहाँ से आएंगे तो ग्रीनविच लाइन आपको दिख रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से लाइन है उसी तरीके से ये देशांतर पे ये, और सभी देशांतर रेखाएं आकर के यहीं पर मिलती भी हैं। तो आप जान ही रहे, देशांतर पे आएंगे तो उस देश के देशांतर को देख लीजिए और आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो उसको आप याद रखिएगा, वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। अब इसमें और क्या खासियत है, अब पहली बात तो सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, ये है अंटार्कटिका है। सर्वाधिक ऊंचाई पर, मतलब एवरेज में ऊंचाई किसकी है, इसी के बहुत सारे यहाँ पर पर्वत पहाड़ियाँ और ऊंचा भी है, ये अंटार्कटिका है। बर्फ जहाँ पर रहने योग्य दशाएं नहीं पाई जाती हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और भी इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात करें तो जैसे और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे तेज हवाएं चलने वाला जो महाद्वीप है वो भी यही है। क्यों है वो, मैंने जब एयर प्रेशर बेल्ट जब मैं बता रहा था, मैंने इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कौन सा, एयर प्रेशर बेल्ट, वायु दाब रेखाएं, उनके बारे में मैंने बताया था। तो उनके बारे में जो मैंने बताया था उस पर अभी चर्चा करेंगे कि क्या बात उसमें मैंने बताई थी आपको। तो अगर जो हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो एयर प्रेशर बेल्ट हैं, एयर प्रेशर बेल्ट में जब दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो मैंने उसमें बताया, जैसे ये हो गया, ये तो ध्रुवीय पेटी मैंने बताई थी, उसके ऊपर उपध्रुवीय पेटी मैंने बताई थी। इस तरीके से यहाँ पर क्या थी, उपध्रुवीय पेटी थी, ये ध्रुवीय पेटी थी, ध्रुवीय के ऊपर कौन सी थी, उपध्रुवीय पेटी थी। तो उपध्रुवीय पेटी से मैंने बताया था कि यहाँ से हवाएं चलती हैं, ये निम्न दाब की पेटी है। उपध्रुवीय पेटी कैसी, निम्न दाब की पेटी है, यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक जो होती है वो उत्तर की तरफ चली जाती है निम्न दाब वाली पेटी की तरफ, एक जो होती है मतलब उच्च दाब वाली पेटी की तरफ, और एक जो होती है वो दक्षिण की तरफ। मतलब कि यहाँ से उठने वाली पवन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी, एक इस तरफ चली जाती थी, एक इस तरफ चली जाती थी। वो एयर प्रेशर बेल्ट मैंने बताया था, क्योंकि लो प्रेशर की बेल्ट है उपध्रुवीय पेटी, लो प्रेशर की बेल्ट है, ये ध्रुवीय पेटी है, मतलब अंटार्कटिका वाला। तो यहाँ से उठने वाली एक पवन यहाँ से उठती है, ट्रोपोपाज तक पहुँचती है, ट्रोपोपाज के बाद में जो कहाँ पर उतरेगी, ठंडी प्रदेश में अंटार्कटिका पे उतरती है। अंटार्कटिका पे उतरने के बाद में जब यहाँ पे उतरती है तो इस वजह से क्या होता है कि ये चारों तरफ से फैलती है। क्योंकि मान लीजिए आपको भी, मैं यहाँ से कहीं किसी पर आप फूंकिए, मान लीजिए कोई हवा किसी की तरफ फेंकिए, तो हवा किसी चीज़ से टकरा करके चारों तरफ जाती है, कैसे, इस तरह जा करके चारों तरफ फैल जाएगी। तो अंटार्कटिका पे जब हवा उतरती है तो चारों तरफ फैल जाती है, तो चारों तरफ फैलती है तो इसके चारों तरफ से हवाएं क्या होती है, इस पर
चलना शुरू कर देते हैं। क्या होते हैं, चारों तरफ से चलना शुरू कर देती है। इसलिए यहाँ पर आप जो भी अंटार्कटिका में जाने वाले लोग जो होंगे आपको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हवाएं यहीं पर आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस यहाँ पर हवाएं उतरती हैं और उतरने के बाद में चारों तरफ फैल जाती हैं। क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा आइए और कुछ चीज़ें हम इसमें बता देते हैं। इसमें और जब हम बात करेंगे तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रॉस आइस शेल्फ मैंने बताया, ये रॉस सी है, ये एमुंडसेन सी है, ये बेलिंगहाउजेन सी है, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो वेडल सी है, और ये मैंने बताया आपको वेडल सी वगैरह ये सब मैंने बताया। अब इसमें देखेंगे तो ये हिस्सा दरअसल आप देखेंगे तो इसकी जो बनावट के आधार पर आप देखें तो ये पहले जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ा हुआ था। कैसा था, ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन आगे आप वो पढ़ते होंगे जैसे आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वगैरह में, तो ये क्या होता है, सब महाद्वीप अलग हो गए, तो उसी में ये देखेंगे तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तब ऑस्ट्रेलिया में जब आप देखेंगे तो आप अगर जो ये मैप देखें, मैप का मतलब क्या, आप अगर जो ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये तो आप ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया करीब कुछ यहाँ होगा, इस तरीके से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पर करीब तस्मानिया होगा। अब आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का उल्टा मैप बना दिया गया है, यहाँ पर क्या ऑस्ट्रेलिया का उल्टा आपको दिख रहा है, तो उल्टा नहीं है। दरअसल आप अंटार्कटिका के संदर्भ में देखेंगे तो अगर जो आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए इस तरीके से, ये जो मैप मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप यहाँ से आप अंटार्कटिका को मैच कराएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको उल्टा ही तो यहाँ से दिखेगा। ये देखिए अंटार्कटिका उल्टा ऑस्ट्रेलिया, तो इस हिस्से पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है अंटार्कटिका का, जो ये वाला हिस्सा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो आप देखते हैं उस हिस्से में ये वाला हिस्सा पूरा फिट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में पूरी तरीके से ये हिस्सा फिट हो जाएगा, और तस्मानिया आकर के जो रॉस आइस शेल्फ के पास में तस्मानिया आकर के उसमें फिट हो जाएगा। ये सब क्या आपस में जुड़े हुए थे, आगे चल करके सब ये अलग हो गए, तो ये हो गई बात है, ये क्या हो गया, आगे चल करके सब अलग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखने को ये मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच की दूरी बढ़ रही है। पहला पॉइंट तो ये निकल के आया कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच की दूरी बढ़ रही है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा भी बढ़ रहा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा भी बढ़ रहा है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से तो एक तरीके से कह सकते हैं ये कैसा है, इसको आप कह सकते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारा। आप पढ़े होंगे, मैंने बताया था जब मैं बात कर रहा था भ्रंश वगैरह की और वलन वगैरह की मैं बात कर रहा था, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जब मैं बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि एक होता है संरचनात्मक प्लेट किनारा, एक होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा, एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा। विनाशात्मक में दो प्लेटें आपस में टकराती, दोनों का विनाश होता है। संरचनात्मक में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच का जो भूखंड होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है, या कहने नीचे की तरफ ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। देखिए हिस्सा बढ़ा, बीच में संरचना बन गई, उसको बोला गया संरचनात्मक प्लेट किनारा। संरक्षी का मतलब होता है जैसे मेरे दो हाथ हैं, ये आपस में जैसे रगड़ें, मतलब कि एक दूसरे से रगड़ते हैं, उसको संरक्षी प्लेट किनारा कहते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या, ये कह सकते हैं एक ये कैसा संरचनात्मक प्लेट किनारे की वजह से यहाँ पर आपको ज्वालामुखी की एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उससे रिलेटेड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको माउंट इरेबस देखने को मिलता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। और यहाँ पर आप देखेंगे तो विंसन मैसिफ आपको दिखता है, विंसन मैसिफ भी है यहीं पर दिखता है। और कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं वगैरह यहाँ पर होती रहती हैं, वो क्योंकि संरचनात्मक प्लेट किनारों की वजह से यहाँ से एक्टिविटी ऐसी होती रहती है कि यहाँ पर माउंट इरेबस प्रश्न आ जाता है मिलाने के लिए कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से है यहाँ पर जो भी मैंने बताया आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया आपको 90 डिग्री, अब यहाँ पर कौन पहले पहुँचा कौन बाद में पहुँचा, फेबियन विलियम सॉसन थे, ये अंटार्कटिका पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले व्यक्ति एमंडसन थे, या एमुंडसेन, जिनके नाम पे इसका नाम एमुंडसेन सी पड़ गया। तो एमुंडसेन यहाँ पर पहुँचने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। और दूसरा मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर संरक्षी प्लेट किनारा यहाँ पर पाया जाता है, और संरक्षी प्लेट किनारे के सारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी भी होती रहती है, वही मैंने बताया आपको। तो एक्टिविटी तो होती रहती है। दूसरा यहाँ पर मैंने बताया
कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवाएं तो चलती ही हैं, उसके साथ में यहाँ पर समुद्र की धाराएं भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ होती हैं, ड्रिफ्ट जैसा बना होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समुद्री हलचल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। जिसमें से बहुत सारी गैसें वगैरह भी खूब निकलती हैं। तो ऐसी उस मतलब कि जो कह सकते हैं ना, जो प्लेटों के खिसकने की वजह से जो बीच में जो कह सकते हैं जो दरार सी बनी, उस दरार से बहुत सारी गैसें वगैरह भी निकलती हैं, जो कह सकते हैं एक तरीके से जो अंटार्कटिका पर जो आपको ओजोन की लेयर, ओजोन डिप्लेशन आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो छेद हुआ है अंटार्कटिका पे, उसके पीछे भी उन गैसों का कारण इनमें से एक भी ये भी माना जाता है कि वो अंटार्कटिका पर जो ओजोन की परत में जो छिद्र हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह की पवन एक ही जगह रहती है। अंटार्कटिका पर पूरे पृथ्वी पर देखें तो सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश होने की वजह से एक हवाएं जो हैं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो मैंने बताया था ना, हवा जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, उसका स्थान लेने के लिए और जगह से हवाएं आती। तो ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर विंड, ऐसी पोलर विंड वगैरह चलती हैं, जिस वजह से ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी मुझे और कुछ लग नहीं रहा है किसमें बताने। यहाँ पर देखें तो ये वाला, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन सा जो सागर है किसके सामने पड़ेगा। ये वाला हिस्सा, ये में से मैंने बताया साउथ अमेरिका, तो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर। ये पर एक स्कोटिया सी पड़ता है, स्कोटिया, नोवा स्कोटिया मत करिएगा नहीं तो आप कनाडा पहुंच जाएंगे। ये स्कोटिया है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, स्कोटिया। और ये बात करेंगे महासागर की तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इस तरफ कौन सा महासागर पड़ेगा, अटलांटिक पड़ेगा। यहाँ पर करीब आएंगे तो आपको अफ्रीका दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा हिंद महासागर। और जब इधर चले आएंगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा हिस्सा तो हिंद महासागर हो गया। और जब यहाँ पर आएंगे तो ये वाला हिस्सा फिर मैंने जैसे बताया प्रशांत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा हो जाएगा। तो यही सब है। बाकी का आप देखेंगे तो ये साउदर्न ओशियन भी इसको बोलते हैं, चाहे तो आप वो भी याद रख सकते हैं। बाकी का कुछ उसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा है। आप यहाँ पर एक पेंसाकोला माउंटेन है, चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी का यही सब है। जिस तरीके से प्रश्न आए उस तरीके से। आप श्वेत महाद्वीप बोलते हैं तो बर्फ़ की वजह से, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं और कुछ इसमें खास है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा वो मैं नेपाल के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि 2 वीडियो छूटे हुए हैं। एक वीडियो मैं नेपाल पे लाऊंगा, एक वीडियो भूटान के ऊपर लेकर के आऊँगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो बैक टू बैक एक दिन की गैपिंग पर तुरंत की तुरंत वीडियो आ जाएगी। हो सकता है कल ही मैं नेपाल पर वीडियो डाल दूँ, तो नेपाल की वीडियो आ जाएगी, नेपाल के बाद तुरंत की तुरंत भूटान। ये सब जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ख़त्म हो जाएगा, सभी देश लगभग जो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में मैं फिर आपको लेकर के आऊँगा। मैं यूनिट वाइज मैंने बताया था ऐसे कि यूनिट वाइज ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे ज्योग्राफी के उनको हम बताएंगे। तो कल जो जियोमॉर्फोलॉजी से शुरुआत करूँगा मैं, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको एक लिस्ट बना करके आपको दे देंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी से शुरुआत करेंगे, आप लोग रेडी रहिए। जियोमॉर्फोलॉजी को मैं, भू आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं, उसको मैं जल्दी शुरुआत उसकी मैं करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।